Recording started. Zoom out button. Hello, good morning, students. I am back with you, and I've given you the meanings of difficult words. Now I'll introduce the story to you. You see, as far as the introduction to the story in the book is concerned, they tell us, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? Yes. So the story is about a strange experience which the protagonist, that is the central figure in the story, has, but which is hard to believe. So I'll tell you the story in brief first, so that you are able to understand the thematic complications. देखिए, जैसे कि हमने एक स्टोरी पिछले साल पढ़ी थी, एडवेंचर हॉर्नबिल में, जिसमें प्रोफेसर गेटर्न होते हैं और उन्हें लेक्चर डिलीवर करना होता है। फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक तरह से बेहोश से हो जाते हैं, और अब उसी कोमा की हालत में ये इमेजिन करने लगते हैं कि अगर मराठास जीत जाते अब्दाली से तो हिस्ट्री कैसी होती। तो वो इमेजिन करने लगते हैं, इसी टॉपिक पे उन्हें लेक्चर देना था। अब ऐसा क्यों हुआ, उन्हें जो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ था, इसी तरह से हमारी ये स्टोरी जो है थर्ड लेवल, इसमें भी एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है। तो एक बात समझ लीजिए कि आज की जो वर्ल्ड है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड, उसमें फियर्स, वरीज, स्ट्रेस, टेंशन्स इतने ज़्यादा हैं कि आदमी स्केप करना चाहता है रियलिटी से। स्केप, रेफ्यूज चाहता है, पनाह चाहता है, शरण चाहता है। तो हम अक्सर पास्ट की तरफ देखते हैं कि पास्ट हमारा कितना सिंपल था, कितना आसान था, तब टेंशन्स नहीं थे, वरीज नहीं थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे। तो पास्ट में रेफ्यूज लेना ये एक तरह का स्केप है। अब अगर ये एक हद तक हो, हम खाली सोचें थोड़ी देर के लिए, फिर रिलैक्स हो जाएं, तो ठीक है। लेकिन अगर हमारी पर्सनालिटी पे ये इतना हावी हो जाए, इतना हावी हो जाए कि हमें असलियत में लगने लगे कि हम मिसाल के तौर पे 1936 में वापस चले गए हैं और उस वक्त की दुनिया में घूम रहे हैं, लोग किस तरह के हैं, कैसे हैं, क्या हैं, और हम दूसरों से बहस करने लगे कि भाई हमें एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो फिर ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है, एक डिजीज़ हो जाती है। तो जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी में, उसको चार्ली उसका नाम है, 30 इयर्स ओल्ड है वो, उसको इसी तरह का एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। वो 1894 या 1890s में पीछे चला जाता है और उसे लगता है कि वो उसी ज़माने में रह रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो ऑथर ने इसमें टाइम और स्पेस दोनों को मिक्स किया है। यानी 1890s में जाहिर है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी नहीं हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी 40 साल उसको बाकी थे होने के लिए। वो टाइम बहुत सिंपल था। अच्छा, अब स्टोरी में ये होता है कि पहले ये समझ लें कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसके 2 लेवल्स हैं। एक लेवल पे तो 20th सेंचुरी ट्रेन्स मिलती हैं, मतलब वो जो एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती हैं। एक सेकंड लेवल है जो जहाँ से कि सब अर्बन ट्रेन्स मिलती हैं, यानी वो ट्रेन्स जो सिटी से रिलेटेड, जो कनेक्टेड जो एरियाज़ होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़, उनमें जाती हैं। तो चार्ली जो हमारा यानी प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारी स्टोरी का सेंट्रल फिगर है, तो
एक शाम ऑफिस से उसे देर हो जाती है और उसे घर जाने की जल्दी होती है, तो वो एक सबवे अंडरग्राउंड पैसेज से गुजरता है ताकि जल्दी ट्रेन पकड़ सके। अच्छा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसे कहते हैं, वहाँ पे उसे कई बार, वो बहुत बार जा चुका था उसे, लेकिन फिर भी ये लगता था कि जब भी वो जाता था तो उसमें कुछ उसे नया लगता था, कोई नया कॉरिडोर, कोई नया रास्ता मिल जाता था, कभी वो रास्ता भटक जाता था। एक बार वो उस ऐसे रास्ते पे निकल गया जहाँ से वो किसी होटल की लॉबी में पहुँच गया था। तो इस शाम को जब वो जाता है तो आ, वो रास्ता भटक जाता है और एक टनल में पहुंच जाता है। उसे लगता है जैसे कि एक टनल में पहुंच गया है वो, और फिर वो बाहर निकलता है तो उसे महसूस होता है कि वो 3rd लेवल पे आ गया है। वहाँ उसे अपने ही जैसे लोग दिखाई देते हैं, यानी वो इमेजिन करने लगता है, ओल्ड फैशन ड्रेसेस पहने हुए हैं लोग, लंबी लंबी उन्होंने मूछें रख रखी हैं, ब्रास स्पिटून्स रखे हुए हैं वहाँ पे, गैस लाइट्स जल रही हैं इलेक्ट्रिक लाइट्स के बजाय, जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो लकड़ी का बना हुआ है, और फिर वो टिकट काउंटर पे टिकट लेने जाता है तो सोचता है कि गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट ले ले। अब वो मेंटली 1890s में है और साथ साथ उसे प्रेजेंट का भी एहसास है, क्योंकि वो सोचता है एक टिकट वो अपने लिए ले ले, एक अपनी वाइफ के लिए। तो वो क्लर्क से 2 टिकट के लिए कहता है, और जब उसे पैसे देता है तो क्लर्क उन पैसों की तरफ देखता है और फिर मनी ड्रॉट जो रखी होती है उसकी तरफ देखता है, और फिर उससे कहता है कि आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पैसा तो नहीं है। दरअसल उसके पास मॉडर्न करेंसी थी और ओल्ड स्टाइल बिल्स जो हैं वो ज़रा बड़े होते थे और लंबे होते थे। तो उस क्लर्क ने उसे धमकी दी कि उसे पकड़ लिया जाएगा। चुनाचे चार्ली जो है वो तेज़ी से वहाँ से भागता है, क्योंकि वो ये कहता है कि 1890s उसे पसंद तो बहुत है लेकिन जेल पसंद नहीं है। फिर वो जो है वो उसको जो एक्चुअल रास्ता है 2nd लेवल वो मिल जाता है, 2nd या 1st लेवल। वो अपने घर भी आ जाता है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो उसने एक अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से ये एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसने ये कहा कि भाई ये तो वेकिंग ड्रीम है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। चार्ली चूँकि एस्केप करना चाहता है तो आजकल के फियर्स, वरीज, टेंशन्स वगैरह की वजह से, और उसके जो सारे शौक़ हैं उनसे भी यही लगता है, उसको स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ था, तो उससे भी उसको वही यही इंडिकेट करता है कि उसको एक टेम्परेरी रिफ्यूज चाहिए थी। अच्छा, चार्ली का ये आर्गुमेंट है कि हर आदमी एस्केप करना चाहता है, लेकिन हर कोई तो 3rd लेवल में नहीं भटकता ना जाके। फिर वो ये कहता है कि स्टैम्प कलेक्शन उसके ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, उन्हें किसी रिफ्यूज की ज़रूरत नहीं थी, वो तो 1890s में पैदा हुए थे। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ था, उन्होंने तो कोई रिफ्यूज नहीं सीख थी, उन्हें कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बहरहाल अब उसने फिर 3rd लेवल को ढूंढना छोड़ दिया, लेकिन एक उसे, अब देखें ऑथर ने इसमें एक एलिमेंट ऑफ फिक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि वो अपने स्टैम्प्स को देख रहा होता है तो उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर उसे कहते हैं जो कि जिस दिन कोई स्टैम्प जारी होता है उस दिन जो ऑफिशियल्स होते हैं वो स्टैम्प परचेज कर लेते हैं और एक एनवेलप में एक ब्लैंक पेपर रख के उस पे, इसको याद रखिएगा कि जब हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो ऑनवेलप कहते हैं, ऑनवेलप, और जब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो एनवेलप कहते हैं। तो एक ऑनवेलप में वो ब्लैंक शीट्स रख देते हैं फोल्ड करके और इसको सील कर देते हैं, उस लिफाफे को। द पैकेट इज सील्ड,
सो अब होता क्या है कि उस पर उन्हीं का एड्रेस लिख दिया जाता है और वो उन्हीं को मिल जाता है, लेकिन जो पोस्ट मार्क होता है उस पर, उससे डेट कंफर्म होती है। तो चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो 1894 का था। उसमें पर्टिकुलर डेट भी पड़ी हुई थी, वो हम स्टोरी में देखेंगे। इत्तेफाक से उसने उसे खोल के देखा तो शीट जो उसमें रखी हुई थी वो ब्लैंक नहीं थी, उसमें एक लेटर था जो चार्ली को एड्रेस किया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम और एलिज़ा दोनों, एल्जा या एलिज़ा नाम है उसकी वाइफ का, वो हम देख लेंगे, तो वो और उसकी वाइफ गेल्सबर्ग में आ जाए। वहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ है, उसका डिस्क्रिप्शन भी था, वो हम डिटेल देखेंगे स्टोरी में। तो ये कि वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, और नीचे लिखा हुआ था सैम की तरफ से वो लेटर था। तो ऑथर हमें बताता है कि सैम ने $800 ड्रॉ किए थे बैंक से ओल्ड स्टाइल करेंसी ख़रीदने के लिए, क्योंकि ओल्ड स्टाइल करेंसी जब हम ख़रीदते हैं तो हमें जितने अमाउंट की वो होती, मतलब जो अमाउंट होता है उससे ज़्यादा पे करना होता है। जैसे कि आपको मान लें कि प्रेजेंट करेंसी के हिसाब से 300 की करेंसी ख़रीदनी है पुराने स्टाइल की, तो आपको $500 या $400 देने होंगे। तो उसने $800 ड्रॉ किए थे जो कि सफिशेंट थे गेल्सबर्ग जाने के लिए इन 1890s, और उसे हे ग्रेन का बिज़नेस बहुत पसंद था, वो बिज़नेस वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी फॉडर चारा वगैरह जो बेचते हैं। तो अब स्टैम्प पे जो डेट पड़ी हुई थी उस हिसाब से तो वो एनवेलप जो था वो 1890s का था। अब लास्ट में हमें ये पता चलता है कि ये जो सैम था ये और कोई नहीं बल्कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ही था, यानी वो भी गेल्सबर्ग में पहुंच गया 1890s में। अब देखिए ये फिक्शन है, वो कैसे पहुंचा, जाहिर बात है कि हम 1890s में कैसे पहुंच जाएंगे, 1890s की तो दुनिया अब ख़त्म भी हो गई। उस वक्त जो गेल्सबर्ग होगा वो अब गेल्सबर्ग वैसा नहीं होगा, जाहिर है। तो ये चार्ली का इमेजिनेशन है, एलिमेंट ऑफ फिक्शन है, जो ऑथर ने कॉन्शियसली एक एलिमेंट ऑफ फिक्शन इसमें रखा है ताकि हम सोचने पे मजबूर हो जाएं और हमें ये लगे कि हाँ चार्ली के साथ वाकई ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। वो थर्ड लेवल में जो वेंडर कर रहा था वो भी उसका इमेजिनेशन था, और ये भी उसका इमेजिनेशन है। तसव्वुर में ही वो ये सोचने लग गया है कि उसे सैम की तरफ से, यानी कल्पना में ही अपनी, कि सैम की तरफ से, एक साइकेट्रिस्ट की तरफ से ही एक लेटर मिल गया है। तो ये एलिमेंट ऑफ फिक्शन है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। इस तरह से ऑथर ने टाइम और स्पेस को मर्ज किया है, यानी कैसे प्रेजेंट डे वर्ल्ड में रहते हुए चार्ली ने एक्सपीरियंस किया 1890s को, आज की दुनिया में रहते हुए उस दुनिया की लाइफ को, आज से 100-150 साल पहले की लाइफ को, यानी कि 1890s की लाइफ को, और प्लेसेस को भी मर्ज किया है। प्लेसेस को भी देखें आप, ये कि एक हिसाब से जो, यानी गेल्सबर्ग और प्रेजेंट डे सिटी एक ही जगह रहते हुए दूसरी प्लेस का एक्सपीरियंस कर लेना, दूसरे टाइम का एक्सपीरियंस कर लेना। अच्छा, अब इसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ऑथर की, यानी उसने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मर्ज किया है। पास्ट सिंपल था, प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड है, और आने वाला फ्यूचर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जब आज ये कंसर्न्स हैं, ये वरीज़ हैं, फियर्स हैं, जबकि 2 वॉर्स हो चुकी हैं, इतनी अपहीवल चल रही है दुनिया में, तो आगे फिर इसका मतलब ये है कि और कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। तो ये है पूरी स्टोरी। उम्मीद है कि पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो
अब हम this I explained in Hindi because I thought you should be clear about the thematic complexity. अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो याद रखिएगा कि ज़्यादा जो है वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश ना करते हुए इसको आप सीधे समझने की कोशिश करें। So we start. I'll explain only those lines which require explanation. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. That means there are only two timetables, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. So the hero, the main character, Charlie, he is narrating the story and he says that he has been on the third level. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. So he says that this may appear to be rather odd to others, curious, difficult to believe. So he has talked to others, and at the same time he has also talked to his psychiatrist friend. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream, wish fulfillment. देखिए ये wish fulfillment था, refuge जैसा कि मतलब जो चाह रहा था वो उसने अपने ख्यालात में experience कर लिया. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant that the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. And that I just want to escape. So that was the diagnosis of the doctor. Now Charlie said, well, who doesn't? Who doesn't want to escape? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. So वही बात है जो आपको बताई कि हर कोई escape करना चाहता है, लेकिन हर एक को ऐसा experience नहीं होता. Now in the coming section we are told that we'll find out what does the third level refer to. Look, but that's the reason, he said. And my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. तो सब यही कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें उसी तरफ पॉइंट करती हैं. For example, stamp collecting, it points to a temporary refuge. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. तो कहता है कि हो सकता है, but the grandfather didn't need any refuge. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear. And he started my collection. That is, it was he who started my collection. It was he who started it in 1890s when the life was simple. तो अब सवाल ये है कि क्या उस वक्त भी उन्हें रिफ्यूज की ज़रूरत थी जो उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट किया था? It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue first day covers. तो blocks हैं यानी chunks, pieces, heaps of first day cover. And so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. So मतलब ये आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे लोग भी हैं, कोई मेरे ही साथ ऐसा नहीं है.
लेकिन मुझे ऐसा एक्सपीरियंस क्यों हुआ, दूसरों को क्यों नहीं होता है? सो ही इज़ in a way psychologically abnormal. Anyway, here's what happened at Grand Central. अब वो अपनी स्टोरी सुना रहा है. One night last summer, I worked late at office. I was in a hurry to get to uptown to my wife, to my apartment. So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit. Tan gabardine, जैसा आपको बताया, gabardine is a kind of a cloth and tan is the color of the cloth, and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. देखिए अभी उसे लोग उसी तरह के दिख रहे हैं, इसका मतलब वो ये साबित करना चाह रहा है कि अभी तो वो प्रेजेंट में है. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa. This is the name of his wife. I turned into Grand Central from Vanderbilt. This is a place, Vanderbilt Avenue, and went down the steps to the first level. So he entered the first level, where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to second level. Then he went to the second level, where the suburban trains leave from. Ducked into an arched doorway, heading for the subway. मतलब subway में जाना चाह रहा था क्योंकि वहाँ से रास्ता ऐसे शॉर्ट पड़ता. And got lost. अब वो टनल में जाने के बाद कहाँ खो गया उसे कुछ नहीं पता. That's easy to do. I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. इसे हमेशा नए नए corridors और doorways और stairs मिलते रहे हैं. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार strangely एक टनल में एंटर कर गया और जब वहाँ से निकला तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंचा. तो अब ये सब, you see, another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. तो दूसरी बार ये एक और जगह निकला, एक और एवेन्यू पे, 46th एवेन्यू, और जो कि 3 blocks away, यानी which was 3 blocks away from the hotel. यहाँ पे ब्लॉक्स से मतलब रो ऑफ हाउसेज और बिल्डिंग्स हैं. तो sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out its new corridors and staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now on its way to the Times Square, and maybe another to Central Park. तो अब ये सब एक तरह से उसका इमेजिनेशन है. वो बार बार यहाँ पे रास्ता भटकता रहा है. यहाँ कभी किसी टनल में एंटर कर जाता है, कहीं कहीं निकलता है, कभी कहीं निकलता है. तो इससे भी जाहिर होता है कि वो अपने इमेजिनेशन में खोया रहता है और इसीलिए उसको इस तरह के स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं. अब देखिए, इसको इन्फरेंस कहते हैं, जबकि हमारे सामने कोई बात खुल के नहीं कही जा रही बल्कि सिर्फ एक इवेंट बयान किया जा रहा है, उससे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं. तो अब इसको लगता है कि जैसे ये ग्रैंड सेंट्रल बड़ा होता जा रहा है, नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयर्स हो रहे हैं,
कोई टनल इसमें से कहीं निकलती है, कोई कहीं निकलती है। तो असलियत में तो ऐसा नहीं होता। ग्रैंड सेंट्रल बड़ा तो नहीं होता, उसकी जितनी टनल्स हैं, जितनी सबवेज हैं, वो वैसे ही रहेंगी जैसे हैं। उसको लगता है, महसूस होता है सिर्फ ऐसा। So, he only feels it, and in his imagination, he thinks that he has entered a particular tunnel and he has um, reached some other place. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. So he himself accepts that for so many people, for years, the Grand Central has been a way of escape. यानी वे ऑफ एस्केप इस वजह से भी रहा है कि यहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी जाहिर बात है, रेलवे स्टेशन है तो यहाँ से एक जगह से ट्रेन दूसरी जगह जाती हैं। तो लेकिन एस्केप का एक दूसरा मीनिंग भी है यहाँ पे, इम्प्लाइड मीनिंग, कि लोग एस्केप करने के लिए, रियलिटी से एस्केप करने के लिए यहाँ के रास्तों पे भटकते रहते हैं। तो हो सकता है वो कहता है इस वजह से ऐसा हुआ हो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड about that idea, but he never said anything about this idea, never told anything about this idea to his psychiatrist friend. अब देखिए, the corridor was I was in began angling left and slanting downwards. So the tunnel in which he had entered, it all of a sudden began turning sharply, suddenly, and sloping downwards. And I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. This means that he was all alone in the tunnel. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That meant open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. तो आखिरकार वो थर्ड लेवल पे आ गया। अब ये सब उसके इमेजिनेशन में हो रहा है। For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood. That means it was made of wood and old looking. अब देखिए, ये पुराने वक्त की सारी चीज़ें इसे वहाँ पे अपने इमेजिनेशन में नज़र आ रही हैं. And the man in the booth wore green eye shade. Eye shade, जैसा कि आपको बताया, a kind of a cap or hat with front ends that are transparent to protect the eyes from light, strong light. And so he was wearing eye shade and long black sleeve protectors, ये old-fashioned dresses. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. So you see, they were open flame gas lights. Well, I think we can discuss a few more paragraphs, or rather just one paragraph maybe. Or rather the para has ended, and I think I should stop here, because otherwise the video will be
too long. Let's see if we can finish it in the next video. So for the time being, it's bye from me. Stop button.